आदाब नाजरीन, प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आइन में आपका फिर से खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तहसन रिज़वी। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। माहौलियात में जो पोल्यूशन होता है उस पर काबू पाना ताकि जो जानदार हैं, इंसान हो के चरंद परिंद, वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत ने इस पर कानून भी बनाया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहतरमा मीनाक्षी करवार और मोहतरम जनाब रोहित वत्स साहब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सवाल सबसे पहले मोहतरमा मीनाक्षी करवार साहिबा से ये कि ये एयर पोल्यूशन क्यों है, कैसे है, कितने तरह का होता है और इस पर कैसे इसको कंट्रोल में किया जाता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। जो हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन की, तो जो एयर पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो इंसानों की हुई हरकतें हैं उनकी वजह से हो रहा है। चाहे वो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ना। तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। अब हवा के अंदर तो कई तरह की गैसें हैं जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। और ऐसी गैसें जो कि इंसान ने अपने हरकतों की वजह से नेचर के अंदर डाली है उसको हम कहते हैं कंटेमिनेंट। तो ये कंटेमिनेंट में गैसें जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि इंसान ने बनाया है वो उसको हम ले सकते हैं। और दूसरा तरह का जो पोल्यूशन का टाइप्स हमने बताया था, दैट इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है, पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन प्राइमरी पोल्यूटेंट का आपस में मिक्स होने की वजह से बनना होता है, या नेचुरल जो गैसें हैं उनका कोई कंटामिनेंट के साथ कॉम्बिनेशन की वजह से वो बनती हैं। अब ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स है जो कि एयर पोल्यूशन को करती हैं। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनके अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो इंडस्ट्री एक स्रोत है जो कई तरह की गैसें निकालता है। अब इंडस्ट्री के डिफरेंट टाइप्स की बेसिस पे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं थर्मल पावर प्लांट्स, तो उसमें फ्लाई ऐश जो है वो एक पोल्यूटेंट है जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में होता है, जो हमारे इनकी क्या इम्पैक्ट्स है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कोयले के जलाने से थर्मल पावर प्लांट में ये निकलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बेसिस पे। अगर हम कोई और इंडस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पे अलग तरह के गैसेस जनरल इंडस्ट्री, अगर हम कोई जनरल मतलब जो ऐसे अदर देन पावर प्लांट, हाँ अदर देन पावर प्लांट देते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड है, देन सल्फर ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जी हाँ, तो जैसे अगर काला धुआं निकल रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा। पीला रंग का धुआं निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड है। तो वो तरह तरह के जो हैं बेस्ड अपॉन द इंडस्ट्री वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट जो है वो निकलते हैं। रोहित वत्स साहब, हवा में आलूदगी आ गई, पोल्यूट हो गई हवा, गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाए इसके लिए? देखिए, गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन को देखते हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी काफ़ी कार्रवाई की है। जैसे आपने देखा हो अभी गवर्नमेंट ने पीछे BS5 व्हीकल्स बंद करके BS6 का चलन कर दिया है, जिससे क्या है कार्बन एमिशन कम हो। मेनली जो पोल्यूटेंट्स, जैसे अभी मीनाक्षी जी ने बताया है, जो पोल्यूटेंट्स में जो कंटेमिनेशन होती है दैट इज़ ऑफ कार्बन एंड सल्फर जो मेन होती है। तो कार्बन एमिशन होती है हमारी फैक्ट्री से, सल्फर एमिशन होती है फैक्ट्री से, कार्बन एमिशन होती है गाड़ियों से। तो गाड़ियों में BS5 का नॉर्म्स खत्म करके, जो नितिन गडकरी जी ने अभी किया है, 5 को खत्म करके BS6 लाया है, जिससे एक दूसरा जो हो रहा है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोलियम डिपेंडेंसी, पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी को शिफ्ट करके CNG और इलेक्ट्रिक पे ले आए हैं।
तो उससे भी एक पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जैसे अभी एनजीटी ने क्या किया है, एनजीटी ने अपने रिसेंट ऑर्डर पे जिस तरीके से आप अब देख रहे हैं भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग और हर चीज़ में, अब जो सीज़न शुरू होने वाला है उसमें शादियां होती हैं और त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली होती है, तो एनजीटी ने अभी रिसेंट जजमेंट में एक बैन लगाया है फायर क्रैकर्स पे। जनवरी तक का ये बैन लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स पे, क्योंकि फायर क्रैकर्स की वजह से साउंड पोल्यूशन तो होता है, साथ साथ एयर पोल्यूशन में वो बहुत सहायक होता है। दूसरी चीज़ क्या हुआ, जैसा आपने देखा एनजीटी आज से नहीं काफ़ी टाइम से काम करती हुई आ रही है इस दिशा में, किस तरीके से एनवायरनमेंट को सुधारा जाए। और ये सारे जो दिशा निर्देश आते हैं ये कहाँ से आते हैं, हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें उनको परिपूर्ण करते हैं, उनको सहारा देती है कि आप इसके अंडर आप ये कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा हो लास्ट ईयर एनजीटी ने सारी कंस्ट्रक्शंस पे, दिल्ली एनसीआर में सब कंस्ट्रक्शंस पे बैन लगा दिया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट इज़ वन ऑफ द मेजर जो अपना सहायक दे रही है एयर पोल्यूशन के लिए। क्योंकि जैसे कोई भी सामान लगता है, उतरता है, तो जो डस्ट उड़ती है तो एयर पोल्यूशन उसकी वजह से होता है। तो एनजीटी ने कंप्लीट बैन लगा दिया था लास्ट ईयर 4 मंथ्स के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो एनजीटी, गवर्नमेंट और कानून मिलकर तीनों एक दिशा निर्देश में इसमें अपने कदम बढ़ा रहा है और उस चीज़ के लिए लागू भी कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के पोल्यूशन कंट्रोल किए जा सकें। ये बात हुई एयर पोल्यूशन की कि इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने यह भी गाइडलाइंस दी हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा उनकी एक चिमनी की जो हाइट होती है जहाँ से वो अपना वर्क, उसको एक सीमित एक ये करा है, क्योंकि जो हमारा पोल्यूशन होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, तो उसकी एक हाइट इतने की है कि वो एमिट करें तो वो इतनी ऊपर जाए कि दैट शुड नॉट कम टू दी लोकल पब्लिक। तो इन रेगुलेशंस को मानना, उस पर अमल करना इंडस्ट्रीज के लिए वाजिब बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उनको पूरा ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही ये गाइडलाइंस दी गई है। इसमें गवर्नमेंट ने प्लस कोर्ट ने अपने उसमें यह बताया गया है कि आपको किस तरीके से इन गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, पेनल्टी के साथ साथ आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर बीच में आइए देखते हैं कि आम लोगों की राय क्या है, उनके ख़यालात क्या हैं माहौलियात की आलूदगी के मुतालिक। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की बातें कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो हमारी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों के अंदर 4 आदमी बैठ के जाएं बजाय कि एक आदमी बैठे। दूसरा है कि आप पोल्यूशन को बचाने के लिए अपने बच्चों को कुछ आप बताएं। तीसरा है कि आप देखेंगे सड़क के किनारे बहुत लोग बाग कचरा फेंक देते हैं, जो कि पोल्यूशन का मेन कारण ये भी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब भाई मिलके लोगों को बताएं कि ये पोल्यूशन जो है इसको बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और ये चीज़ों पे ध्यान दें, जिससे सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आदमी के पोल्यूशन के लिए बीमार ना हो। सबसे बड़ी बात और बता रहा हूँ कि आप अपने घर में पेड़ लगाएं, साइडों में पेड़ लगाएं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो फैलता है वो रुके। हमारे देश में पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को चाहिए कुछ कदम उठाए। वैसे तो हमारे दूसरे राज्यों से जो धुआं आता है, जो किसान पराली चलाते हैं, उसका कोई गवर्नमेंट को बंदोबस्त करना चाहिए। कुछ गाड़ियां इतनी रफ्तार से चलती हैं हमारे दिल्ली में कि आदमी को एक एक गाड़ी लेके चलता है, जिससे रोड के ऊपर व्हीकल्स बहुत हो जाती हैं। उनको चाहिए कि एक गाड़ी में 4 आदमी पूल करें और पोल्यूशन कम फैलाएं। तीसरा, लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ काटने से ये होता है कि हमारे को पोल्यूशन का फेस करना पड़ता है। बेटर है कि पेड़ और लगाएं और पेड़ बिल्कुल ना काटें। और आदमी अब अपने स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट से एक्शन ले, क्योंकि जैसे ही पोल्यूशन बढ़ेगा, अब सर्दियों का सीज़न में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं, उनके लंग्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक के साथ मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो। तो आपने देखी आम लोगों की ये राय कि लोग क्या सोचते हैं माहौलियाती आलूदगी के
बारे में। तो मीनाक्षी मैम, अब सवाल आपसे कि पानी की आलूदगी हमने देख ली, वाटर पोल्यूशन पे बात हो चुकी, एयर पोल्यूशन पे भी बात हो चुकी, और आप वत्स साहब ने बहुत ही डिटेल में बताया कि सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट क्या क्या रेगुलेशन बना रही है और आगे फर्दर स्टेप ले रही है। अब बात सॉइल की करते हैं, सॉइल पोल्यूशन की। खेत पे पेस्टिसाइड्स की बात हम कर रहे थे, ये मिट्टी पर भी जाता है मामला। इस पर कुछ आप अपनी राय दीजिए। मिट्टी की बात करें तो हम सब मानव जो शरीर है वो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो भूमि का, मिट्टी का जो है ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये भूमि की अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये भी कई तरीके से हो रहा है। एक तो हमें अपने व्यवहार, अपनी जो दिनचर्या है, चीज़ें करते हैं हम, उस पर ख़ास ध्यान देना पड़ेगा ताकि चीज़ों को हम फिर वन डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में ले जा सकें। तो जो ये सॉइल पोल्यूशन है, मिट्टी का पोल्यूशन है, वो उसके कई तरह के स्रोत हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे कि ग्रामीण इलाके से निकलने वाले जो स्रोत हैं उसमें ज़्यादातर सड़नशील पदार्थ निकलता है, जैसे सब्जियों की चलन हो गई, खेतीगत गतिविधियों से निकलने वाला कचरा है, या फिर डेयरी फार्म से निकलने वाला कचरा है। और अगर हम शहरों की तरफ जाते हैं तो शहरों में हमें ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल या जो सड़ नहीं सकता इस तरह का कचरा देखने को मिलता है। जैसे कि हर एक घर में आज के टाइम में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हम यूज कर रहे हैं, जब तक हम यूज कर रहे हैं तब तक ठीक है, अदरवाइज जैसे ही यूज करना छोड़ दिया दैट बिकम्स अ वेस्ट। तो वो वेस्ट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि नेचर ने जो चीज बनाई है वो वेस्ट कुछ भी नहीं है। हर एक वेस्ट जो है किसी और का खाना बन के तब्दील हो जाता है, पर जो इंसान बना रहा है वो एक वेस्ट क्रिएट हो रहा है और वो इतना एबंडेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो वाकई में बहुत बड़ी तकलीफ दे सकता है हम सबको, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज करते हैं, अहम सवाल है। जी हाँ, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं उसमें कई तरह के हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे लेड है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, जो कि अगर नेचर में डंप कर देते हैं हम एज अ वेस्ट, वो अपने आप में तरह तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे लेड है, प्लम्बिज्म कॉज करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, ये चीज हम देखने को मिलती है थ्रू द लेड। क्रोमियम जो है वो कैंसर कॉज करता है। क्रोमियम दो तरह के होते हैं, क्रोमियम 3 और क्रोमियम 6। तो क्रोमियम 6 बहुत खतरनाक है ना। तो और जो है अदर हैवी मेटल के अपने अपने इम्पैक्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक तरह का ये कचरा हो गया शहरों में जो पाया जा रहा है। और शहरों से क्या निकल रहा है, ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक। आप देखिए, आप एक दिन ऐसा नहीं बिता सकते कि जिसमें आपने प्लास्टिक का यूज ना किया हो। आप पानी की बोतल ले रहे हैं, अगेन देयर इज अ प्लास्टिक। यू आर राइटिंग समथिंग, आप कुछ लिख रहे हैं, प्लास्टिक इज देयर। आप अपना स्पेक्टिकल यूज कर रहे हैं, अगेन देयर इज अ प्लास्टिक। सो कुछ भी नहीं ऐसा जिसमें प्लास्टिक हमारी जीवन शैली में इतना घुल गया है, इतना घुस गया है कि उसके बिना हम जिंदगी को कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। और उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। और प्रेजेंटली जो हो रहा है, अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो ये प्लास्टिक हम लोग बिना सोचे समझे एज अ वेस्ट, हमारा जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसके साथ डाल के डंप कर देते हैं। और ये जो वेस्ट है ये पहुंच जाता है आपके कचरों के पहाड़ में। जो एनसीआर रीजन में अगर देखें 4 कचरे के पहाड़ हैं आपके, गाजीपुर, भलसवा देखें, गाजीपुर, ये 2 और हैं, नरेला, नवाना जो है वो एक और है। तो ये कचरे के पहाड़ जो हम देखते हैं, तो इसमें ये सारे के सारे कचरों को डंप कर दिया जाता है। अब इनके साथ क्या होता है, इनकी कोई रिसाइकलिंग नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब जब जो ज्वलनशील कचरा है वो जब जलता है उसके साथ प्लास्टिक भी लपेटे में आ जाता है। अब उसके आने से क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक है
जब भी जलेगा तो क्योंकि उसमें क्लोरीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं तो वो टॉक्सिक गैसेस निकालता है, जैसे डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैस है और वो कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट गैस है। पीवीसी हो गया, बेंजोएपायरेन है, ये सारी जो गैसें हैं ये फर्दर हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये शहर से निकलने वाले दूसरे कचरे की बात की मैंने। तीसरा कचरा अगर हम देखें तो मेटल्स हो सकता है, कैंस हो सकते हैं, जो पेप्सी या फ्रूटी के हम टेट्रा पैक्स यूज़ करते हैं वो हो सकते हैं। तो ये मिसलेनियस में ये कचरा आ जाता है। बाकी जो सड़नशील कचरा है वो तो है ही। अब चौथे नंबर पे बात करती हूँ कि चौथा कचरा जो शहरों से निकल रहा है वो है बायोडिग्रेड, जो सड़नशील कचरा है। तो ये पूरे कचरे का लगभग कुल आधा होता है, आधा से भी ज़्यादा हम लगा सकते हैं। तो ये सड़नशील कचरा अल्टीमेटली जो है वो डिस्पोज कर देते हैं हम लैंडफिल या ओपन डंपिंग कर देते हैं हमारे घरों के आसपास, सड़क के आसपास। आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐसे कचरे को थ्रो कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे ओपन डंपिंग के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे जो भी जितना अधिकार इंसानों का है उतना बाकी जीव जंतुओं का भी है। पर क्या होता है, जब हम ओपन डंप करते हैं तो प्लास्टिक के अंदर हमने बंद किया और उसे थ्रो कर दिया। उसकी वजह से जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो सड़कों पे घूमने वाले जानवर हैं, वो खाना खाने के उसमें प्लास्टिक को एनगल्फ कर जाते हैं। आप अगर देखें तो वीडियो भी है प्लास्टिक काउ नाम से, तो उसमें ये दिखाया गया है कि 80 kg ऑफ प्लास्टिक वाज फाउंड इन अ काउ। और वो मतलब जो काफ होता है, बछड़ा है, उसके वेट से भी कहीं ज़्यादा है। तो आप देखिए कि हमारी नासमझी के कारण हम दूसरों को कितना तकलीफ दे रहे हैं। तो ये तो नेचर का रूल है, आप जो भी देंगे वो वापस आएगा, वो कहीं ना कहीं इट इज कमिंग बैक। बिल्कुल। तो ये जो है इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में रोडेंट्स जो हैं, जो मच्छर मक्खी हैं, ये सब फैलते हैं, उनकी वजह से मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां हो रही हैं। देखने में बहुत बुरा लगता है, एस्थेटिक वैल्यू उस पर्टिकुलर एरिया की डैमेज हो जाती है। तो ये ओपन डंपिंग की प्रॉब्लम है। अगर हम देखें ये ना करें तो क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जनरली पानी में फेंक देते हैं, तो वहाँ वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। अगर ये ना करें तो क्या होता है, एक ट्रक आता है, सारा गार्बेज ले जाके म्युनिसिपल हाउस में डाल देते हैं, वहां से कलेक्ट होके वो सारा का सारा गार्बेज सैनिटरी लैंडफिल पे। अब ये सैनिटरी लैंडफिल कचरे के पहाड़ में चलिए, वहां क्या हो रहा है वो देखते हैं। वहां पे ये गार्बेज जाता है और वो सड़ता है। अब सड़ना अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, उसे हम बोलते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन, तब तक ठीक है। बट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कचरा सड़ेगा तो वो वेरियस गैसेस निकालता है, जैसे कि मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया। एमोनिया एक बहुत ज्यादा फिर एक पोल्यूशन को फर्दर, एक पोल्यूशन इज अगेन अ सोर्स ऑफ अनदर पोल्यूशन। ये चीज है, पोल्यूशंस आर कोरिलेटेड, दे ऑल आर कनेक्टेड। ऑल टुगेदर हम देखें तो मतलब एक बैलेंस को, हम इको बैलेंस को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है कानून के रूप में कि अगर आप वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट कर रहे हैं तो आपको एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को तीनों को एक साथ रेगुलेट करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए कानून आया, बिकॉज आप इसलिए ही एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बना के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन सबको किया गया, क्योंकि जो लूप होल्स वाटर पोल्यूशन में थे और जो एयर में थे वो सब कवर करके इन्होंने उस लूप होल्स को खत्म कर दिया है। कोई बच ना पाए, कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप के किनारे ना हो पाए, सब एक ही कानून के अंदर आ जाए और उनको अलग अलग जाके अपनी समस्या का समाधान ना लेना पड़े। तो एक ही जगह पे आपकी समस्या का सारा समाधान हो जाएगा। जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि आप जैसे वाटर पोल्यूशन होता है उसी का कहीं ना कहीं सोर्स बनता है एयर पोल्यूशन, वही सोर्स कहीं ना कहीं बनता है लैंड पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो आ रही हैं, इसका समाधान निकालने के लिए ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाई गई है कि इसको किस तरीके से रोका जाए, कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको रेगुलेट किया जा सके, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सके अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अच्छा वत्स साहब, ये इंडस्ट्रीज़ पर तो बहुत ज़्यादा वो है कि जाहिर है कि पोल्यूशन वहाँ से ही ज़्यादा है, जिम्मेदारी उनकी ही ज़्यादा है, मगर हम आम लोग, हमारी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल। हम तो ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना मतलब जहन में बात भी नहीं आती और एक कसूर करके निकल जाते हैं, एक गलती करके निकल जाते हैं। तो एक शहरी के लिए, एक आम नागरिक के लिए कहिए क्या है इस एक्ट में? देखिए एक्चुअली
इस एक्ट में तो कोई स्पेसिफिक प्रावधान आम नागरिक को नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, हमारा सेक्शन आर्टिकल 48, 51A, उसमें अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन भी है, आप एक गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को, अपने देश को कुछ वापस दें, मोरल वैल्यूज। तो उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हम उन ड्यूटीज को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को लेके हमारी ड्यूटीज क्या है, दूसरे क्रिएचर्स जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लेके हमारी ड्यूटीज क्या है, किस तरीके से। अब जैसे हमने बताया था प्लास्टिक आ जाता है, वहां पे वो जमीन अनप्रोडक्टिव हो जाती है, वहां पे आप प्लांटेशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा है, डंपिंग हो गई है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ में इसमें कहीं ना कहीं यह भी प्रावधान दिया गया है कि आप लैंडफिल्स को कैसे रेगुलेट करें, अच्छा, उसको कहाँ बनाना जाना चाहिए, पब्लिक जहां लोग रह रहे हैं उनसे कितनी दूर, रिहायशी इलाकों से कितनी दूर होना चाहिए। पर वेस्टेज इतना ज्यादा होने के कारण उनका साइज ट्रेमेंडसली बढ़ रहा है। पहले जहां वो एक 1 किलोमीटर स्क्वायर यार्ड में सीमित 1 किलोमीटर में, अब वो कहाँ जाके 50-50 किलोमीटर के एरिया में हो गई है स्क्वायर। तो उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलर स्टेप्स लिए हैं। जैसे अभी पीछे एक समिट में वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफी डिस्कशंस हुई हैं, हमारे कानून के बनाने वालों ने काफी डिस्कशन किया, जिसमें अब ये बनाया गया है, आपने देखा हो आजकल लागू कर दिया, सॉलिड वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट को दोनों को अलग अलग किया जाए, नीली वो और ग्रीन, जो आपको बताते हैं न्यूज में भी आता है। काफी वो लगाया जा रहा है, रेवेन्यू किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में कि आप वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि आप देखिए, जैसे मैडम ने बताया था, मीनाक्षी जी ने, हर दिन आप कोई ना कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो दूध की थैलियां आती हैं, हर घर में आती हैं, वो वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो आपका जल्दी से घुल मिल जाए, जो रिसाइकल हो सके। लेकिन लोग उसको इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फॉर रिसाइकलिंग वो उसी वेस्ट में करके लैंडफिल्स में पहुंच जाता है और वो वहां जाके फिर पोल्यूशन क्रिएट करता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली सिर्फ 15% ऑफ दिस वेस्ट इज रिसाइकल्ड, यानी जो हम चीज रिसाइकल कर सकते हैं हम उसको भी रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं। तो वी आर एडिंग द पाइल ऑफ वेस्ट। तो उस सब को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो रही है, जैसे सोयल का जो बता रहे हैं, उसमें और भी कारगर क्या है, सोयल पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को जो डिग्रेड कर रहे हैं, जैसे सोयल इरोजन हो रहा है, एंक्रोचमेंट हो रही है लैंडफिल्स पे, जो एक पहले नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर थे, जहां पे बारिश का पानी आके इकट्ठा होता है, अगर वो रिहायशी इलाके में आ गया तो लोग उसको एनक्रोच कर लेते हैं, वहां पे अपना रिहाइश बना लेते हैं, कर देते तो बिल्कुल उससे क्या होगा, जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, जो आपका ग्राउंड वाटर जा रहा था, वो आपका एक तरह से रुक गया है। फिर हमारे यहाँ समस्या आती है, बारिश होते ही लोग कहते हैं कि पानी खड़ा हो गया। क्योंकि पानी क्यों हो गया, क्योंकि प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। जो नेचुरल चीजें थी जहां पे आपका फ्लो जाता था, जैसे आपने देखा हो पहले हर गांव में, हर विलेज में एक झोड़ होता था जिसे पोंड कहते थे, उसमें क्या होता था, बारिश का पानी सारा जाके एकत्रित हो जाता है, जो लोगों को काम आता था। अब जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, लोग उसके चारों तरफ रहने लगे हैं, उन्होंने धीरे धीरे बारिश में वो भरते थे, वो सूखे रहने लगे, तो वहां प्लॉट्स बना लिया, अपना कब्जा कर लिया है। तो ये एंक्रोचमेंट, तो एनजीटी इन चीजों को भी बड़ा देख रही है। जैसे जो फॉरेस्ट लैंड है, आपने देखा अरावली रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज है दैट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड एंड्स इन गुजरात, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। उसमें इतनी बायोडाइवर्सिटीज हैं, इतने एनिमल है, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी इलीगल माइनिंग की वजह से तो कहीं ना कहीं वो सोयल को इरोड कर रहे हैं, आपके एक नेचुरल उसको इरोड कर रहे हैं, जिससे इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है सब के लिए, वो उन सब के लिए जिनके पास ज़िंदगी है, और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा, इंसानों को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और अफसोस की बात यह है कि हम ही अपने माहौल को आलूदा बनाते हैं, पोल्यूशन हम खुद क्रिएट करते हैं, और इस पर रोक लगाने के लिए, इसको काबू में लाने के लिए, ताकि आलूदगी ना हो और साफ़ माहौल हम सबको मिले, हर उस जानदार को जिसको इसकी ज़रूरत है, सरकार का क़ानून है और इसी पर अभी बातचीत हो रही थी। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि क़ानून के मुतालिक आपको ज़रूरी मालूमात दी जा सके। वत्स साहब और मीनाक्षी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का अख्ताम होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना मुल्क और अपना आइन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।